तो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 7 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जीव जनन कैसे करते हैं, इसको मैं एकदम आसान तरीके से सरल शब्दों में सिखा दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी वीडियो से फंसने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया जनन क्या होता है। ठीक है, जनन क्या होता है। तो अगर हम जनन की बात करें, बेसिकली ये दो प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी प्रजातियों के नए सदस्यों को जन्म देते हैं। ठीक है, जनन में क्या होता है, हमारे जो भी फैमिली होगी, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, आगे क्या होता है, उनकी नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया जीवों को जीवित रहने और अपनी प्रजातियों को जारी रखने के लिए क्या करती है, मदद करती है। यह होता है जनन। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है, देखो, अलैंगिक जनन एकल जीवों में प्रजनन की विधि अलैंगिक जनन कहलाती है। जो एकल जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है, जो एकल जीव होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव बिना किसी नर या मादा युग्मक के, वैसे लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है, नर की और मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में बिना किसी नर और बिना किसी मादा के युग्मक के संलयन के ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता नहीं होती, इनके बिना ही क्या करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में माता पिता से प्राप्त जीन संतानों में हुबहू रूप से स्थानांतरित होते हैं। जैसे गन्ना है, जिस आपके खेत में गन्ना हुआ है, आप गन्ने को काट दोगे और फिर लगाओगे, वैसा ही गन्ना फिर से उगेगा, या कोई दूसरे टाइप का गन्ना उगेगा, नहीं उगेगा ना। जैसा गन्ना होगा वैसे ही गन्ना दोबारा आपके खेत में फिर से उग जाएगा। जिस प्रकार का आपने कटिंग करके लगाया है, उसी प्रकार का गन्ना दोबारा होगा, हूबहू वही चीज यहाँ बोल रहा है। तो बात आई समझ में। जनन किसे कहते हैं, जनन दो प्रकार की होती है, लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अभी हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। अलैंगिक जनन में भी कई प्रकार होते हैं, कई तरीके से होते हैं। जैसे पहला प्रकार है विखंडन। नाम से आप समझ पा रहे, खंडन यानी कि टूटना। ठीक है, कल्पना करें कि आप एक अमीबा को दो भागों में काट देते हैं। एक हमारे पास अमीबा होता है, उसको आपने दो भागों में काट दिया, और जादुई रूप, एक जादू होगा, क्या होगा, दोनों भाग अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। जो दोनों भाग होते हैं वो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक अमीबा है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, तो यहाँ से काट दिया, तो ये वाला टुकड़ा एक अलग अमीबा बन जाएगा और ये वाला टुकड़ा एक अलग अमीबा बन जाएगा। तो ये क्या होता है, खंडन विधि है। ये क्या होता है, खंडन। हमारे पास एक कोशिकीय जीव था, उसको हमने खंड किया, काटा, उसके दो पार्ट्स हो गए, उन दोनों ने अपना अलग अलग बना लिया, एक अमीबा से दो अमीबा हो गए। ठीक है, यह अद्भुत प्रक्रिया विखंडन अलैंगिक जनन का एक सरल रूप होता है। इसमें माता पिता जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जो भी माता या पिता है उसका जो शरीर है वो दो या दो से ज्यादा भागों में विभक्त हो जाता है, और जितने हिस्से विभक्त होते हैं उतने वो नए प्राणी बना लेते हैं। ठीक, और प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला ना, जितने टुकड़े होंगे उतने टुकड़े एक नए जीव के रूप में जन्म ले लेते हैं। तो ये होता है खंडन। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये पाया जाता है अमीबा में, ये पाया जाता है पैरेमीशियम में, और यूग्लिना में ये चीज पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक उदाहरण है, जैसे खंडन का एक पार्ट है द्विखंडन। जो मैंने अमीबा का उदाहरण दिया था वो द्विखंड है, मतलब दो खंडों में बंटना। इसके बाद और एक आएगा बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब बहुत सारे टुकड़ों में बंटना। ठीक है, द्विखंडन का आपको समझाता हूँ। यह सबसे आम प्रकार का विखंडन है, विखंडन का ही एक भाग है। विखंडन में द्विखंडन होगा, बहुखंडन होगा। द्विखंडन का मतलब दो ही खंड, बहुखंडन का मतलब बहुत सारे खंड, है ना।
तो यह सबसे आम प्रकार का विखंडन है जिसमें माता जीव दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। जो ये माता जीव है वो दो समान हिस्सों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, अलग जीव हो जाती है। ठीक है, यह अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, और ये सारे के सारे जो जीव हैं वो एक कोशिकीय जीव हैं। तो एक कोशिकीय जीव में द्विखंडन विधि पाई जाती है और उनके द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये चित्र आप बना सकते हैं, ये वाला बना देना बहुत है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आते हैं बहुखंडन। बहुखंडन नाम से आप समझ पा रहे बहुत सारे खंड हो जाना, और सारे खंड एक नए जीव बना लेंगे, उसे हम कहेंगे बहुखंडन, आसान शब्दों में। तो इस प्रकार के विखंडन में माता जीव एक साथ कई भागों में विभाजित हो जाता है। जो माता जीव होती है ना वो कई सारे टुकड़ों में बट जाता है और हर एक टुकड़ा अलग से एक जीव बन जाता है। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक एक नया जीव बन जाता है, और यह मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे कुछ एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जो मलेरिया परजीवी हो गया या प्लाज्मोडियम हो, ये कई सारे टुकड़ों में बट जाते हैं और हर एक टुकड़ा क्या बना लेता है, एक जीव खुद में बना लेता है। ये इसका उदाहरण है। ये किसका है, प्लाज्मोडियम का उदाहरण है। प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है, बहुखंडन हो रहा है, और ये सब अलग अलग, ये इतने सारे टुकड़े दिख रहे हो ना आप, ये सब एक अलग फिर बन जाएगा, अपने में एक एक जीव बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, खंडन। खंडन क्या होता है, खंडन बहुकोशिकीय जीवों में जनन की एक सरल विधि है। ठीक है, खंडन वो हमने अभी तक पढ़ा एक कोशिकीय में हो रहा था, ये होता है बहुकोशिकीय में। तो खंडन बहुकोशिकीय जीवों में जनन की एक सरल विधि है। ठीक, जिसमें जीव कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कई सारे टुकड़ों में ये विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा जिसे खंड कहा जाता है, कई टुकड़ों में काट दे रहे हो और हर एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे, खंड कहेंगे, और प्रत्येक खंड एक क्या बना लेता है, एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, नया जीव बनाने के लिए बढ़ता और विकसित होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर स्पाइरोगैरा नामक एक जीव खंडन द्वारा प्रजनन करता है। यह टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया स्पाइरोगैरा बन जाता है। क्या है, उदाहरण देखते हैं चित्र में, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर देखो, ये पुनरुद्भवन जो है देख रहे हैं ना, ये भी उसी तरीके का एक पार्ट है। मतलब क्या होता है, आपके पास कोई एक जीव है, सपोज करो यहाँ पर एक मैंने XYZ एक जीव ले लिया, इसको मैंने कई सारे टुकड़ों में काट दिया, तो ये वाला टुकड़ा एक नया जीव बना लेगा, ये वाला टुकड़ा भी एक नया जीव बना लेगा, ये वाला भी एक नया बना लेगा, और ये वाला भी नया बना लेगा। और ये जितने भी टुकड़े हैं इसको हम क्या कहते हैं, खंड कहते हैं, और प्रत्येक खंड एक अपना अलग नया जीव बना लेता है। ये है खंडन विधि। सब एक दूसरे से मिलता जुलता समझ में आ रहे होंगे, नाम से ये स्पष्ट है। खंडन सभी बहुकोशिकीय जीवों में काम नहीं करता है। ठीक है, जो खंडन होता है सारे बहुकोशिकीय जीवों में काम नहीं करता है। ठीक, ये कुछ कुछ में ही काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, हमारे शरीर का एक पार्ट है, लेकिन वो कुछ साल तक ही होता है। अगर यंग एज में है, किशोरावस्था है, आपका जो लीवर है, ठीक है, अगर आपके पास ये लीवर पार्ट है ना, क्योंकि हम क्या, हमारी जो हमारा जो शरीर है वो बहुकोशिकीय शरीर है। हमारा शरीर एक कोशिका नहीं है, कई सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। ठीक है, तो अगर लीवर को एक कोशिका मान ले, अगर आप यंग हो, अगर आपकी एज 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल ऐसी है, आपने अपने लीवर का इतना सारा टुकड़ा, ये जो मैंने मार्क किया है, ये किसी को दान दे दिया है जो वयस्क है आपके घर में, तो आपके पास, आपके बॉडी में इतनी ताकत है ना, इस बचे हुए हिस्से से पूरा का पूरा जो काट के आपने दिया है वो कुछ महीनों में ही बना लेता है। लेकिन वयस्क इंसान में ये गुण नहीं होता है, इसीलिए वयस्क इंसान में जितना आपने दिया है उसमें उतना ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विशिष्ट कार्यों को करती हैं। हमारे शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं जो अलग अलग चीजों को करती हैं, मानते हो, जानते हो। इन जीवों में कोशिका दर, कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है, क्योंकि यह ऊतकों और अंगों को नष्ट कर देगा, इसीलिए ये चीज मुश्किल हो जाती है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में जनन कैसे होता है, जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें जनन कैसे होता है, आइए देखते हैं।
बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है प्रजनन के लिए। ठीक है, इन कोशिकाओं में वृद्धि होती है, विकास होता है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता भी होती है। तो ये सब होता है बहुकोशिकीय जीवों में। आइए बात करते हैं पुनरुद्भवन, जिससे सिंपल भाषा में पुनर्जनन भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। ये है प्लेनेरिया। ये आप क्या देख रहे हैं? प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया को मैंने 3 टुकड़ों में काट दिया है, 1 2 3। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला टुकड़ा काटा है, ये नीचे वाला टुकड़ा ये खुद बना लेता है। ये जो बीच वाला टुकड़ा है, ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग भी बना लेता है। और ये जो नीचे वाला टुकड़ा है, ये ऊपर का भाग बना लेता है। और फिर अलग अलग 3 प्लेनेरिया बन जाते हैं। मतलब इसमें एक गुण होता है, अगर इसको काट दिया जाए तो शेष जो बचे हुए टुकड़े होते हैं वो अपने पहले के भाग को फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन कुछ जीवों में क्षतिग्रस्त भागों को पुनः विकसित करने की क्षमता होती है। जैसे इसको मैंने काटा था ऊपर वाले हिस्से को, तो नीचे वाला पार्ट इसका क्षतिग्रस्त था, तो इसने ये बना लिया। तो पुनरुद्भवन में क्या होता है? क्षतिग्रस्त पार्ट को दोबारा से बनाने की क्षमता होती है। यदि इन जीवों को टुकड़ों में काट दिया जाए तो कई टुकड़े नए जीवों में विकसित हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो ये होता है पुनरुद्भवन। उदाहरण के तौर पे हाइड्रा में और प्लेनेरिया जो है, मैंने ये चित्र बनाया प्लेनेरिया का। हमेशा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे बोर्ड एग्जाम में, चित्र जरूर बनाना है, प्रेजेंटेशन को अच्छा निखार के दिखाना है, भले ही पूछे ना पूछे, समय है तो जरूर बनाओ। ठीक है, तो प्लेनेरिया जैसे जीवों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है, जैसे कि आप इन चित्रों में देख पा रहे हैं। आगे समझ में यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बात करते हैं पुनरुद्भवन कैसे होता है। पुनरुद्भवन कैसे होता है? तो देखो, यह विशेष कोशिकाओं द्वारा होता है। उनमें क्या होता है? विशेष कोशिकाएं होती हैं जो क्या काम करती है कि जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो उसको पुनः बनाने लगती है, फिर से बनाने लगती है। क्षतिग्रस्त क्षेत्र में नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। पुनरुद्भवन में जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है उन कोशिकाओं को वो दोबारा से बनाने लगता है। ठीक है, ये नई कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों में विकसित होती हैं और यह विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, धीरे धीरे प्रॉपर वे में चलता है। आई बात समझ में? तो ये होता है पुनरुद्भवन, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण दिखाता हूँ। क्या आपने कभी छिपकली को अपनी पूंछ खोते हुए देखा है? आपके घर में छिपकली तो होगी होगी, आई एम श्योर, जरूर होगी, हर किसी के घर में होती है। कभी देखा होगा जब छिपकली नीचे धड़ाम से गिरती है या हमारे हाथ पैर के नीचे आ जाती है तो उसका सबसे नाजुक हिस्सा होता है इसकी पूंछ, वो टूट के गिर जाती है। तो आपने कुछ दिन बाद देखा होगा उसी छिपकली के पीछे 2 दिन के बाद फिर से पूंछ हो जाती है। तो ये छिपकली क्या करता है? इसके पास पुनरुद्भवन की शक्ति होती है कि ये अपने बाकी हिस्सा जो उसने खो दिया है उस कोशिका को वो दोबारा से बनाने लगता है। लेकिन ये जो पूंछ है, ये इसके पास ये ताकत नहीं होती है कि ये इस आगे के शरीर को फिर से बना पाए। इसके पास ये ताकत है कि ये इसके पीछे के हिस्से को फिर से वो बना पाता है। तो सभी कोशिकाओं में ये चीज नहीं होती है, किन्हीं किन्हीं चीजों में होती है। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से कुछ समय बाद छिपकली की पूंछ वापस उग जाती है और यह अद्भुत क्षमता पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाती है। तो छिपकली में भी क्या पाई जाती है? पुनर्जनन, पुनरुद्भवन पाया जाता है। ये आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? अब आते हैं मुकुलन। मुकुलन क्या होता है इस पे बात करते हैं। देखो, हाइड्रा हो गया। कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। इनमें भी होता है पुनर्जनन, पुनरुद्भवन का एक गुण होता है। देखो, ये क्या करेंगे? ये हमारे हाइड्रा है, ये यहाँ से क्या निकाला? इसने कुछ अंकुरित किया। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण, हाइड्रा में क्या होता है? कोशिका का नियमित रूप से क्या होता है? विभाजन होते रहता है। इसके कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये जो हाइड्रा देख रहे हैं, क्योंकि कोशिकाओं का टाइम के अकॉर्डिंग विभाजन होते रहता है, उसके अनुरूप इस हाइड्रा में एक क्या बन जाता है? एक उभार आ जाता है। देख रहे हैं, उभार आ जाता है।
यह उभार मुकुल, ये जो उभार आप देख रहे हैं ये मुकुल बना देता है। ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये मुकुल बना दे रहा है, मुकुल बना देता है फूलों की जैसे, यहाँ के जैसे। ठीक है, नन्हे जीव में बदल जाता है। ये जो देख रहे हैं पूरा बड़ा था और ये अब छोटा सा और बन गया, नन्हा सा जीव बन गया, इसका बेबी कह सकते हो आप। ठीक है, तथा पूर्ण विकसित होकर ये थोड़ा और बड़ा होकर यहाँ से, फिर यहाँ से टूट के अलग हो जाता है। और फिर वही चीज़ जब ये अलग हो गए फिर ऐसा बनेगा, और फिर ये चीज़ फिर ऐसे होगी, और ये चीज़ चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर यहाँ से क्या होता है, अलग हो जाता है, और फिर ये अलग से हो जाता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है, खुद में एक अलग से जीव बन जाता है। तो ये चीज होती है मुकुलन, एग्जाम में आता है चित्र सहित। आगे समझ में कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन देखा होगा। कायिक प्रवर्धन पेड़ के जड़ से होता है, तने से हो जाता है, पत्तों से भी हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि कायिक प्रवर्धन किन किन चीज़ों से होता है। आप बोलोगे पेड़ के जड़ से भी हो जाएगा, तने से भी हो जाएगा। अगर हमारे पास पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, तो पेड़ के ये जो जड़ है इससे भी हो जाएगा, पेड़ के तने से भी हो जाएगा, पत्तियों से भी हो जाएगा, टहनियों से भी हो जाएगा। ठीक है, इन सब से क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। सो देखिए, कायिक प्रवर्धन पौधों में एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें पौधे के कुछ भाग जैसे कि जड़, तना या पत्तियां नए पौधे के विकसित होने में मदद करती हैं, नए पौधे बनाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद अगर कोई आप, आजकल तो क्या होता है, ये ऐसे टहनी होती है, ये पेड़ की टहनी गई है, हम क्या करते हैं यहाँ पर कट लगाकर प्लास्टिक बांध देते हैं, और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि यहाँ से जड़ निकल गई, और फिर इसको तोड़ देते हैं, और फिर इसको यहाँ पर हम रोप देते हैं, और ये फिर नया पेड़ पौधा बना देता है। ये कायिक प्रवर्धन का सबसे फेमस है। जो भी बाग बगीचे लगाए जाते हैं वो इसी नियम के द्वारा लगाए जाते हैं, इसी पद्धति पे लगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अगर कोई फल है, बीज है, उससे भी बन सकता है, पत्तियों से भी बन सकता है। अच्छा, इसका सबसे बेनिफिट क्या होता है, अगर इसके बीज से तुम बनाओगे, इसके बीज से अगर यही पेड़ बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन सपोज करो ये पेड़ अभी आम दे रहा है, तुमने कायिक प्रवर्धन बनाया और इससे तुमने पौधे तैयार किया और लगा दिया। नेक्स्ट सीजन में जब ये आम दे रहा होगा तो ये पौधा अगर बड़ा हो चुका है थोड़ा, तो ये भी आम देगा, ये भी आम देगा उसी टाइम पे। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे पेड़ पौधों में भी आम आ जाते हैं, हम खरीद के लाते हैं बागीचे से, तो वो देखते हैं उनमें आम क्यों आ जाता है। आप घर पे लगाते हो तो बड़ा होता है तब जाके आम होता है, तो यही चीज़ है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। कायिक प्रवर्धन लगाते हैं गन्ने में, गुलाब में, अंगूर में कायिक प्रवर्धन उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन उनके लिए सबसे बेस्ट होता है जिनमें ना बीज नहीं होता है। सपोज करो कोई पेड़ है जिनमें बीज नहीं होता है और तुम्हें उसका पौधा तैयार करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट विधि क्या है, कायिक प्रवर्धन। तुम उसका टहनी ले लो, जो मैंने वो करो, उसके टहनी ले लिया, तना ले लिया, उससे हम नए पेड़ का निर्माण कर सकते हैं, नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, और उस पौधे में भी वही गुण होगा जो पहले वाले में था। ठीक है, ये चीज इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है। बीज द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में कम समय में फूल और फल लगने लगते हैं। ठीक है, उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जिनमें बीज नहीं होता है। अगर कोई पौधे हैं जिनमें बीज नहीं होते तो उन पौधों को हम उगाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। आनुवंशिक रूप से समान पौधे पैदा करता है। ठीक है, जो पौधे हम तैयार करते हैं उनसे, तो उनका जो गुण होता है, जो पहले का गुण, उनके समान ही होता है। आनुवंशिक रूप से ये क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कायिक प्रवर्धन के तरीके क्या है, एक तो कलम है, एक पौधे की टहनी को दूसरे पौधे में लगाया जाता है। और अगला क्या है, कलम मतलब जैसे आपने देखा अपना गन्ना है, कट कर दिया और उसको फिर लगाते हैं, फिर होता है, ये कलम हो गया। और एक क्या होता है, रोपण। जैसे हमारे पास क्या है कि मैं अगर आपको बताऊं, ये पेड़ है और इसकी कोई टहनी आई है, इस टहनी को मैंने मिट्टी के साथ अंदर दबा दिया इतने हिस्से को, और ये ऊपर है, तो कुछ टाइम बाद यहाँ से जड़ निकल आएगी,
ठीक है, और फिर इसको काट देंगे तो ये एक पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसे कहते हैं रोपण विधि। पौधे के कुछ भागों को मिट्टी में लगाया जाता है, तो ये रोपण विधि होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये एक टॉपिक है बीजाणु समासंग। ठीक है, बीजाणु समासंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव से कुछ बीजाणु विकसित होकर वातावरण में बिखर जाते हैं। कोई हमारे पास एक जीव है, उसमें से बीज तैयार होंगे और वो वातावरण में बिखर जाएंगे। जो नए जीव के रूप में विकसित होते हैं, सामान्य रूप से कवक, कवक में ये चीज होता है, और जैसे राइजोपस आदि राइजोपस एक जाल के रूप में बढ़ते हैं और बहुत सारे तंतु के आकार की रचनाएं होती हैं। ठीक है, जिनमें से मैं आपको चित्र बताऊं, अगर आपने देखा होगा, एक पौधा है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, आपके घर के बाहर जाओगे तो ही मिल जाएगा, किसी खेत में जाओगे तो मिल जाएगा। सफ़ेद सफ़ेद होता है यहाँ पर भी। ठीक है, ये जो आप बीज देख रहे हैं ना यहाँ से, ये बीज क्या होता है, टूट के ना फैल जाते हैं और फिर से उस इसी बीज से नया पौधा बन जाता है। फिर उसके बीज होते हैं, फिर फैल जाते हैं, और हवा चलेगी तो और दूर जाएगा और फैल जाएगा। तो ये इसे कहते हैं बीजांग महासंघ। ठीक है, आपने देखा होगा, इसे कहते हैं गाजर घास, कैसे कुछ कहते हैं, गाजर घास। ठीक है, उसमें क्या होता है कि भांग की तरह पत्ते दिखते हैं। ठीक है, भांग की तरह होता है, लेकिन जब जाओगे उसमें भी सफ़ेद सफ़ेद ऐसे होते हैं, लेकिन वो भांग का पत्ता नहीं होता, उसके पत्ते में भी एक बहुत ही बदबू होती है, और वो हमारे वातावरण के लिए भी और हमारे हर चीज़ के लिए, ज़मीन की गुणवत्ता के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। और पता नहीं वो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही कहीं भी किसी भी जगह पे फल फूल जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब तक हमने बात की अलैंगिक जनन की, है ना। अलैंगिक जनन को मैंने आपको सिंपल, आई थिंक 20 मिनट के अंदर आराम से समझा दिया है, चित्र की मदद से हर चीज़ को डीप में समझा है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अब हम सीखेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, कि लैंगिक जनन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। लैंगिक जनन जीवों में प्रजनन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। लैंगिक जनन में आपको क्या चाहिए होगा, नर और मादा दोनों चाहिए होंगे। ठीक है, लैंगिक जनन जीवों में प्रजनन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह प्रक्रिया दो जीवों, एक नर और एक मादा के मिलने से संभव होती है। एक नर की आवश्यकता और एक मादा की आवश्यकता होगी, उनके मिलने के बाद ही क्या होता है, लैंगिक जनन हो पाता है, जो एक नए जीव को जन्म देते हैं। लैंगिक जनन के अनेक लाभ और एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। ठीक है, लैंगिक जनन के बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, इसमें विविधता देखने को मिलती है और डीएनए में भी बहुत विविधता लाती है। तो ये हमारे जीवन के लिए, चाहे वो किसी भी स्पीसीज की बात हो, बहुकोशिकीयों में जिनमें लैंगिक जनन होता है, उनके लिए लाभदायक होता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो वैरायटी देखने को मिलती है, विभिन्नता। और उसके बाद दूसरा जो उपयोग है, डीएनए की मात्रा का नियंत्रण भी इन्हीं से होता है। अब विविधता कैसे करोगे, कि सर विविधता कैसे कैसे कर पाएंगे हम। देखो, लैंगिक जनन से ना अधिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, अब वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे पुरुषों में अगर हम बात करें, अगर आपके घर में कोई इंसान है, ठीक है, गोरा है, ठीक है, और आप किसी सांवले इंसान से शादी करते हैं, तो आपका बेबी जो होगा उनमें वैरायटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा होना ही चाहिए। कोई छोटा है, कोई लंबा है, तो अगर इनमें होगा ना, तो फिर वैरायटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो लैंगिक जनन से अधिक विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो जीवों को बदलते वातावरण के अनुकूल होने में मदद करती है। जो टाइम के साथ वातावरण चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें ये इसको मदद करती है। जब दो जीव एक डीएनए से मिलकर युग्मज बनाते, युग्मज कब बनेगा, जब नर और मादा आपस में मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को निषेचन भी कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मज का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निषेचन और परागण में क्या अंतर है। अभी आपको मैं परागण में बताऊंगा। परागण भी दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, पर परागण, सारी चीजें बताएंगे। और हाँ, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं ना, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब ये चैप्टर आप देख लो, उसके बाद उस वीडियो को देख लेना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में।
ये मेरा दावा है। ठीक है, जब दो जीवों का डीएनए मिलकर युग्मज बनाता है तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। यह विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के रोगों, कीटों और बदलते तापमान के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे डीएनए की मात्रा का नियंत्रण कैसे होता है। लैंगिक जनन डीएनए की मात्रा को नियंत्रित रखता है। डीएनए की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। कोशिका के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि डीएनए की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए तो यह कोशिका के कार्यों में बाधा डाल सकती है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जितना भी होता है उसका आधा कर देता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रक्रिया डीएनए की मात्रा को यह आधा कर देती है, जिससे यह नियंत्रित रहता है। ठीक है, तो यह फायदा होता है, डीएनए का नियंत्रित होता है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, निषेचन होता है और भ्रूण का विकास होता है। ये 3 प्रोसेस में चलती है। ठीक, सबसे पहले देखिए, नर और मादा जीव विशेष कोशिकाएं क्या बनाती है, युग्मक बनाती है। जब वो नर और मादा मिलेगी तो हमेशा युग्मक बनाएगी, जिसमें आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। इस प्रक्रिया को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, निषेचन, नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर एक युग्मक बनाते हैं, जिसमें पूर्ण संख्या में गुणसूत्र होते हैं, और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जब कभी भी नर और मादा मिलकर युग्मक बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये एग्जाम में भी आ जाता है 1 नंबर में कि निषेचन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। फिर क्या होता है, भ्रूण विकास। जब भी युग्मज बनेगा, जब नर और मादा मिलकर युग्मज बनाएंगे, युग्मज एक भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, और अंततः एक नए जीव में विकसित हो जाता है। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में आगे चित्र की मदद से भी समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है ये एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है दोस्तों। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इस साल भी आया था और हर सेट पे मिलता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये है अंडाशय। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा पूरा, ये हमारी वर्तिका है। ये क्या है, वर्तिकाग्र। और ये जो टॉप का हिस्सा देख रहे हैं ये है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये है हमारी परागकोश। ठीक है, ये पूरी क्या है, परागकोश है। ये आप क्या देख रहे हैं, तंतु बोलते हैं इसको। ये जो होता है परागकोश और ये जो तंतु ये होते हैं पुंकेसर। ये क्या होते हैं, पुंकेसर। और ये जो पुष्प में ये जो वर्तिकाग्र होती है और ये जो अंडाशय होते हैं ये होते हैं स्त्री केसर। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। और ये जो फूल का ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, इसे हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। और ये जो हरा हरा वाला हिस्सा देख रहे हो पत्ते की तरह, इसे हम बाह्यदल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। अब देखो कैसे होता है इनमें निर्माण कैसे होता है। ये जो आप परागकोश देख रहे हैं, ठीक है, ये परागकोश देख रहे हैं, इनमें क्या होता है, तितली आके बैठती है, कीड़े मकोड़े आके बैठते हैं। ठीक है, या फिर कभी हवा चल रही होती है तो ऐसे लहर मारती है। ठीक है, इनमें होता है छोटे छोटे बीज टाइप के। ठीक है, पुष्प मतलब कीड़े मकोड़े बैठेंगे तो उस पर बैठा और ये आके यहाँ पे बैठती है। ये जो वर्तिकाग्र होती है, ये जो वर्तिकाग्र होती है ये होती है थोड़ी चिपचिपी। ये कैसी होती है दोस्तों, थोड़ी चिपचिपी होती है। और चिपचिपी होती है तो अट्रैक्ट करती है, सुगंध होता है इनमें, ये चीज़ों को अट्रैक्ट करती है अपने पास कि मेरे पास आओ। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, स्त्री केसर, स्त्री का गुण है इसमें। ये क्या है, पुंकेसर है, पुरुष के समान इसमें गुण होता है। आम भाषा में समझाऊं तो इसमें से क्या होता है, ये जो बीज होती है वो यहाँ आती है इसके ऊपर, क्योंकि इसमें आकर्षण का गुण है। ये आके बैठती है इसके ऊपर, कहाँ पर, वर्तिकाग्र में आती है। किधर से, परागकोश से वर्तिकाग्र में आती है। और वर्तिकाग्र से यहाँ से होते हुए वो यहाँ पे आके बीजांड में जाती है और बीज का निर्माण करती है। ठीक है, और फिर वही बीज आगे चलकर पुष्प बन जाता है आगे। तो ये क्रिया चलती रहती है। और ये जो है परागण, जो मैंने बोला परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार की होती है,
स्वपरागण और परपरागण, जिसे अभी हम समझेंगे आसान शब्दों में। ये चित्र अच्छे से समझ गया, आराम से आ गया समझ में। अब आते हैं, बात करेंगे परागण। जो मैंने अभी आपको बोला ना, वही यहाँ लिखा। परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, परागण दो प्रकारों में बांटा जाता है। परागण दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक है, जो पुष्प भी होते हैं वो दो लिंगी पुष्प भी होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है उभयलिंगी, एक होता है एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी मतलब जिसमें नर या फिर मादा, इन दोनों में से कोई एक का गुण होता है, और उभयलिंगी का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों के गुण उसमें होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको नहीं बोलूँगा, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखा है। मैं चाहता हूँ वो जाके वीडियो आप खोल के ज़रूर देखो। इस वीडियो के बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आते हैं ना दोस्त, सारे वहाँ मिलेंगे। मेरी बातों विश्वास नहीं होता, खोल के देख लो, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये वीडियो प्लस वो वीडियो, एक क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया ना, मेरा नाम बदल के जो रखना है रख लेना, कहीं से नहीं आएगा, सारा कुछ पढ़ा रखा है। स्वपरागण जिसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, ये क्या होता है? जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हुए। देखो, जब एक पौधा होता है ना, ये जो पौधा है, इस पे भी यहाँ पर एक फूल है और यहाँ एक फूल है, समझ रहे हो आप? जब परागकण उसी पुष्प, इसी पुष्प से इसी पुष्प पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर, ये फूल है, ये फूल है, पहुंचते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। मतलब पौधा एक ही होगा। ठीक है, पर परागण क्या होता है? जब परागकण एक पौधे के पुष्प से, एक पौधा यहाँ पर है और एक पौधा यहाँ पर है, ठीक है, जब परागण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प में वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम पर परागण कहते हैं। आई बात समझ में? पर परागण पौधों की आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है, जो उनके लिए फायदेमंद होता है। जो उनके लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। अब मैं बात करूं, ये स्वपरागण अच्छा होता है, पर परागण अच्छा होता है? तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है। कौन? पर परागण। अगर मैं आपको बताऊं, स्वपरागण वाला अगर कोई पौधा है तो वो छोटा होगा, उसके पुष्प छोटे होंगे, उसमें कोई सुगंध नहीं होगी, वो अच्छे तरीके से फैल नहीं रहे होंगे। ठीक है, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। अगर बात करें पर परागण की, तो इसके पौधे बड़े होते हैं, फूल भी बड़े खिलते हैं अच्छे, उनमें सुगंध होती है, उनमें आकर्षण होता है। तो ये फायदा होता है पर परागण। तो अगर बोले कोई कि कौन बेस्ट है, तो आप बोलोगे कि भैया पर परागण बेस्ट है, पर परागण अच्छा है। आई बात समझ में? मैंने आपको चित्र की मदद से भी समझा दिया है। चलिए अब बात करेंगे बहुकोशिकीय जीवों में जनन कैसे होता है। हम क्या है? बहुकोशीय जीव हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में वृद्धि, विकास और विशेष प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता भी होती है। ठीक है, तो ये होता है बहुकोशिकीय जीवों में जनन का तरीका। निषेचन किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बोला, निषेचन की प्रक्रिया में जब एक नर युग्मक, अगर मैं बात करूं, निषेचन की बात करें, ठीक है, कि निषेचन किसे कहते हैं? ठीक है, निषेचन में क्या होता है? एक नर और एक मादा जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? युग्मज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मज। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकण के नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, और युग्मज, यहाँ पे ये जो युग्मज बनता है, युग्मज भ्रूण का निर्माण करता है। क्या करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, परागकण के बाद परागकण वर्तिकाग्र के माध्यम से बीजांड तक पहुंचते हैं। मैंने दिखाया था वर्तिकाग्र के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं?
यहाँ से इसके माध्यम से कहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे बीजांड पे पहुँचते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, वो चलिए देखते हैं। तो मानव में लैंगिक जनन होता है जिसमें दो व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का मिलना जरूरी होता है। ठीक है, एक होता है नर युग्मक, नर युग्मक का क्या चाहिए होता है, शुक्राणु। ठीक है, और मादा युग्मक का हमें क्या चाहिए होता है, अंडाणु। जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु मिलता है तो क्या बनाते हैं, युग्मज का निर्माण करते हैं। ठीक है, युग्मज का निर्माण करते हैं और फिर वो भ्रूण में उसका विकास होता है और फिर एक नया बेबी हमें देखने को मिलता है। इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु आपस में मिलता है तो इनके संयोजन से क्या बनता है, युग्मज बनता है। ठीक है, युग्मज का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें मादा के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मादा जनन तंत्र अंडाणु का उत्पादन करते हैं और शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों और स्थान प्रदान करते हैं। कौन, मादा जनन तंत्र। ठीक है, यह प्रक्रिया यौवनारंभ के दौरान शुरू होती है जब शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं। कई सारे परिवर्तन क्या होता है, जैसे अगर लड़कों की बात करें, ठीक है, लड़कों और लड़कियों में कुछ समान परिवर्तन होंगे। कांख और जांघों में बालों का विकास होता है, अंडर आर्म्स में बाल आ जाते हैं। त्वचा का तेलीय होना, मुहासे आना, पिंपल्स आना, ये होता है। दूसरों के प्रति अधिक सजगता हो जाती है, अट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछ आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाता है, शिशन का विस्तार हो जाता है। शिशन समझते हैं ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, चित्र में दिखा देता हूँ शिशन क्या होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका विस्तार होता है। जब हम छोटे थे तो छोटा था, फिर बड़े होते तो धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। तो शिशन का विस्तार हो जाता है यौवनारंभ में, किशोरावस्था में। ठीक है, उसके साथ लड़कियों में क्या लक्षण आ जाते हैं, स्तन का विकास होता है। ठीक है, रजोधर्म की शुरुआत होने लगती है, जो मासिक धर्म हम कहते हैं आम भाषा में, वो शुरू होने लगता है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है लड़कियों में। लड़कियों की आवाज़ मीठी हो जाती है, सुरीली हो जाती है ना, और लड़कों में भारी बना जाए आवाज़ में, ये कुछ बदलाव होते हैं। ठीक, यौवनारंभ क्यों होता है, ये क्यों होता है दोस्तों, शरीर में लैंगिक परिपक्वता के लिए जनन ऊतक विकसित होते हैं। लैंगिक परिपक्वता के लिए जनन ऊतक विकसित होते हैं और इसीलिए ये चीज़ हो रही होती है इस टाइम पे। शरीर की सामान्य वृद्धि धीमी होने लगती है। देखो, जब आपके यहाँ अंदर यौवनारंभ स्टार्ट हो जाएगा ना, तो जो आप लंबे हो रहे हो वो रुक जाएगा। ठीक है, अगर कोई लड़की है जिस जिस भी हाइट में वो है, सपोज को किसी भी हाइट वो है, अगर उस हाइट में उसको मासिक धर्म हो गया तो उसकी हाइट उससे और फिर बढ़ेगी नहीं। ये मेरे कॉमेंट से कॉपी में लिखवा लो। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, ये आप खुद देख लेना, अपने मम्मी पापा से ही पूछ सकते हो। ठीक है, जिससे जनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं। हाँ, आप मोटे ज़रूर हो सकते हो, पतले हो सकते हो, लेकिन हाँ, लंबा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लंबे नहीं होते हैं। यौवनारंभ के परिवर्तन का महत्व क्या होता है, ये परिवर्तन लैंगिक जनन के लिए आवश्यक अंगों का और संरचनाओं को विकसित करते हैं। जब हम यौवनारंभ में आते हैं उस टाइम पे हमारे जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक अंग है वो परिपक्व हो रहे होते हैं, उनको अच्छे से डेवलप कर रहे होते हैं हमारा शरीर। ठीक है, उनको विकसित कर रहा होता है। अब हम बात करेंगे पुरुष के जनन तंत्र के बारे में। बोर्ड एग्जाम में पुरुष का जनन तंत्र बनाने के लिए आ जाता है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र बनाने के लिए आता है और उनके कार्य को भी लिखने के लिए आ जाता है। तो सबसे अगर हम बात करें चित्र पे हम आ जाते हैं, ये चित्र अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वैसे तो सब कुछ आजकल के बच्चे मॉडर्न ज़माने के हैं, सारा कुछ पता ही होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये है मूत्र मार्ग, जहाँ से पेशाब निकलता है और वीर्य भी इसी रास्ते से हमारा निकलता है। इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बाहर बाहर से पूरा ये चीज़, ठीक है, इसे कहते हैं शिशन। इसे क्या कहते हैं, शिशन कहते हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये हमारा क्या है, ये हमारा मूत्राशय है, ये हमारा क्या है, शुक्राशय है, और ये हमारा क्या है, वृषण है। वृषण क्या होता है, दो अंडाकार होते हैं। ठीक है, दो अंडाकार चीज़ें होती हैं जिसे हम वृषण कहते हैं।
और ये हमारा जो देख रहे हो आप ये चीज, ये होता है शुक्र वाहिनी। और ये जो बाहर से ढका हुआ आवरण है, इसे हम कहते हैं वृषण कोश। और ये वाला जो नलिका आप देख रहे हैं, ये होता है मूत्र की नलिका। ठीक है, ये पूरा जो आप चित्र आपने देखा, ये होता है पुरुष नर जनन तंत्र। ठीक है, सबसे अगर पहले बात करें, ये जो वृषण का हिस्सा होता है, इसके अंदर भी जाली जाली नुमा आकार होती है और उनसे मिलके बना हुआ होता है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक एक चीज लिख के लेके आऊँ, समझाऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल देखो, जो शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है तब जाके ही युग्मज का निर्माण होता है, तब जाके ही भ्रूण में जाता है, तब जाके बेबी बनता है ना। तो शुक्राणु जो बनना स्टार्ट होता है वो यहाँ स्टार्ट होता है, टेस्टिस में। ठीक है, वृषण में बनना स्टार्ट होता है। फिर वो यहाँ से जाता होता, यहाँ पे जाता है किसके पास? शुक्राशय के पास। ठीक है, शुक्राशय क्या करता है? शुक्राशय में बनता है वीर्य। कैसे बनता है वो अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर वो यहाँ से होता हुआ जाता है किसके पास? प्रोटेस्ट ग्रंथि के पास। ठीक है, फिर ये पूरा इसको बना देता है और इसी रास्ते से वीर्य बन के फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसको हम एक एक चीज को डिटेल में जानते हैं, सीखते हैं। वृषण टेस्टिस जिसको मैं बोल रहा था, मनुष्य में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 सेंटीमीटर मोटे गुलाबी रंग के तथा अंडाकार 2 वृषण पाए जाते हैं। 2 वृषण पाए जाते हैं। ये वृषण उदर गुहा के निकट 2 छोटी छोटी थैलियों जैसी संरचनाओं में वृषण कोश में स्थित होता है। जो ये लटके रहते हैं बाहर बॉयज में, ये क्या होते हैं? वृषण होते हैं। इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, वृषण कोश उदर गुहा के वक्षण नाल द्वारा संबंधित है। वृषणों का उदर गुहा के बाहर वृषण कोण में स्थित होने का यह लाभ है कि शुक्राणु उदर गुहा के अधिक ताप से बच जाता है। अब भगवान ने जो भी चीज बनाई है वो सोच समझ के बनाई है। ये जो हमारा ये जो वृषण है, ये शरीर के बाहर ही क्यों लटक रहा है, अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर अंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है। अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रॉपर वे में शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। इसीलिए भगवान ने ये चीज़ बनाई है और बाहर रहने से उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, सही रहता है। इसलिए ये देखा अधिक ताप से वो बच जाते हैं तथा वृषण कोशों के कम ताप पर इनका परिपक्वन सहजता से हो जाता है, आसानी इसके साथ हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक वृषण की संरचना एक पेशी युक्त लचीले वृषण खोल के अंदर संयोजी ऊतकों से बना होता है। मैंने बोला ना, ये जो वृषण होते हैं वो लचीले होते हैं, उनके अंदर भी जाली नुमा आकार की चीजें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे शुक्र वाहिनियां। ठीक है, व्यास डिफरेंस इसको बोलते हैं। अधिवृषण के निचले पश्च भाग से लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी शुक्र वाहिनी निकलती है। यह पहले वक्षण नाल में होकर उदर गुहा में मूत्राशय के पृष्ठ तल पर स्थित अपनी और मूत्र वाहिनी पर एक फंदा बनाती है और बाद में नीचे मुड़कर पास में ही स्थित शुक्राशय की छोटी सी नलिका में जुड़ जाती है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से जाके यहाँ पे ये जुड़ जाती है। देख पा रहे हो? ये है आपकी शुक्र वाहिनी। यहाँ से हमारे शुक्राशय शुक्राणु यहाँ पे जाते हैं, फिर कहाँ जाता है? शुक्राशय में जाता है। तो ये होती है हमारी शुक्र वाहिनी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे शुक्राशय क्या होता है। ये मूत्राशय के पीछे स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी वलित थैली के समान एक संरचनाएं है। ये छोटा सा मैंने दिखाया था अभी आपको, वो शुक्राशय होता है। इनकी भित्तियां ग्रंथि होती हैं। इनमें एक हल्का पीला क्षारीय चिपचिपा तथा पोषक तरल स्रावित होता है। उसके अंदर चिपचिपा पोषक तरल स्रावित होता है जो हमारा वीर्य का 60% निर्माण कर देता है। ठीक है, 60% का निर्माण कौन करता है? ये शुक्राशय करता है, जिसमें शुक्राणु गति कर सकते हैं। शुक्राशय से निकलने वाली छोटी सी नलिका शुक्र वाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नलिका बनाती है जो मूत्र मार्ग में खुलती है। तो जो शुक्राशय में वो जाता है शुक्राणु, वहां से वो वीर्य का लगभग 60% हिस्सा बना देता है। उसके बाद क्या करता है? वो जाता है कहाँ पर? यहाँ से देखो, जाने के बाद वो कहाँ जाता है? यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ जाता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि में जाता है और प्रोटेस्ट ग्रंथि में जाने के बाद पूरा वीर्य बन जाता है। ठीक है, और फिर वो इस मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। शिशन क्या होता है? शिशन जो, ठीक है, यह पेशीय मैथुनाग होता है।
ठीक है, सिंपल में अगर बात करूं तो ये शिशन क्या होता है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, पूरा मांसपेशी जो बाहर लटक रहा है, इसे हम कहते हैं शिशन। ठीक है, सिंपल भाषा में। अब सहायक ग्रंथि होती है प्रोटेस्ट ग्रंथि। मैंने बोला प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होती है, एक जोड़ा द्विपालित ग्रंथियां मूत्राशय के मूत्र मार्ग में खुलने के स्थान से लगी रहती हैं, शुक्राशय से आगे, मूत्र मार्ग से पहले। इसमें विशेष गंध युक्त पतला दूधिया तरल स्रावित होता है, दूधिया तरल स्रावित होता है। यह तरल वीर्य का लगभग 25% भाग बनाता है, और दूधिया होता है, इसी वजह से ये क्या होता है, जो वीर्य निकलता है वो दूधिया कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद अगला होता है काउकर ग्रंथि। काउकर ग्रंथि क्या होती है, ये ग्रंथियां मूत्र मार्ग के शिशन में प्रवेश के स्थान पर खुलती है, जो शिशन होता है उसके प्रवेश के स्थान पर खुलती है। इनसे निकलने वाला स्राव श्लेष्मी तथा क्षारीय होता है। ठीक है, ये वीर्य के साथ मिलकर मार्ग को चिकना बनाता है ताकि वीर्य निकलने में आसानी हो, और उसकी जो अम्लता को भी कम करता है, उसकी जो अम्लता होती है उसको भी ये क्या करता है, कम करता है। कौन, काउपर ग्रंथियां। अब हम बात करेंगे वीर्य और उसके क्या कार्य हैं। ठीक है, वीर्य का क्या कार्य होता है, तो यह पुरुष के जननांग के परिपक्व के बाद बनने वाला एक सफेद तरल पदार्थ है। जब पुरुष का जननांग पूरी अच्छी तरीके से बन जाता है, उसके बाद एक बनने वाला तरल पदार्थ है। इसी तरल पदार्थ में शुक्राणु होते हैं। ठीक है, श्लेष्मक तथा नर जननांगों में उपस्थित सहायक ग्रंथियों का श्रावण होता है। पुरुषों में क्या पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जितना अच्छा होगा, आपके मसल्स उतने अच्छे बनेंगे, आप में दाढ़ी मूछें भी अच्छी अच्छी आएंगी। ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी भी उतनी अच्छी रहेगी। शुक्राणु कम रहेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी बेबी होने में भी आपके। ठीक है, यह शुक्राणुओं का पोषण करता है। यह एक तरल माध्यम का कार्य करता है जिससे शुक्राणु सुरक्षित स्थानांतरित हो सके। ठीक है, यह कौन करता है, वीर्य करता है। मनुष्य में शुक्राणु, शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घित पुच्छ युक्त कोशिका है जो पोषक तरल वीर्य में रहती है। यह नर युग्मक में है, और वीर्य में सहस्त्रों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। सहस्त्रों का मतलब यह अनंत अरबों करबों में शुक्राणु होते हैं एक वीर्य में। ठीक है, तो ये चीज आपने सीख ली, जान ली। अब हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र। ये जो आप देख रहे हैं ये होता है मादा जनन तंत्र। देखो, जनन की सफलता है तो स्त्री को निम्नलिखित कार्य संपन्न करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर जनन सही रूप में चाहिए होता है, आजकल तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है एक बेबी बनाने में, बेबी बनने के लिए ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। पुरुष में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है कि शुक्राणु की जो संख्या होनी चाहिए वो कम होती है ना, काउंट कम हो गया है, कम हो रहा है, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, हम खाना इतना बेकार खाते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, बॉडी एक्टिविटी ज़ीरो है, तो ये सब देखने को मिल रहा है आजकल। ठीक है, तो अगर जनन की सफलता है तो बेबी बनाने के लिए फीमेल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मादा युग्म को अंड कोशिका का निर्माण सही रूप में हो रहा हो, ये चीज़ ज़रूरी है। अंड कोशिका को निषेचन स्थल तक ले जाना, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। निषेचन के बाद भ्रूण को धारण करना, उसके विकास में सहायता देना, शिशु जन्म, उसका प्रारंभिक पोषण, ये सब ज़रूरी होता है जनन की सफलता के लिए। अब हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले देखो यह दोस्त, ये क्या है हमारा लड़कियों का, ये होता है अंडाशय। एक जोड़ी होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। जब अंडे बन रहे होते हैं ना, अगर इसमें अंडा बना है, हर महीने बनता है, जब पैदा होता है ना, एक फीमेल जब पैदा होती है तो पैदा के साथ ही बहुत सारे अनगिनत अंडाणु होते हैं, लेकिन वो परिपक्व नहीं होते। जब वो मतलब जब वो किशोरावस्था में आते हैं, जब यौनारंभ चीज हो रही होती है, तब ये जो अंडे होते हैं वो विकसित होना शुरू हो जाते हैं। हर महीने एक अंडा बनता है और इस उम्मीद में रहता है कि एक शुक्राणु आएगा और मुझसे मिलेगा, मैं एक बेबी को जन्म दूंगी। ठीक है, ये अंडाणु ये हर महीना सोचता है, लेकिन जब शुक्राणु नहीं आता है महीने के एंड में, तो ये यहाँ से त्याग देता है और फिर इस द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर अगले महीने और एक अंडाणु बनता है, फिर वो उसी उम्मीद में रहता है कि एक शुक्राणु आएगा, फिर ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन ये महिलाओं में जो अंडाणु होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए आजकल एक प्रचलन भी चल रहा है
कि जो फीमेल्स होती हैं, आपने सुना होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने अंडाणु को फ्रीज कराते हैं। पुरुषों में भी होता है, लेकिन ये प्रोसेस हम गरीबों के लिए नहीं है। बहुत सारा पैसा लगता है इसमें, 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं एक एक साल का। हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं ये? ठीक है, तो पुरुष भी अपना वीर जो होता है उसको वो फ्रीज करा सकता है। ठीक है, अगर आप फ्रीज करा लोगे अभी, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी आपका बेबी बन सकता है। फीमेल्स का भी वही होता है। ठीक है, तो ये जो अंडाणु होते हैं ये अंडाशय है जो हर महीने का अंडाणु बनाते हैं। अगर इसमें बन रहा है तो इस अगले में इसमें नहीं बनेगा, अगर इसमें बनना है तो इसमें नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन एक। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये होता है ट्यूब। ये हमारी क्या होती है, ये फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको, अंडवाहिका कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अंडवाहिका कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये है क्या, गर्भाशय। जब बेबी होता है गर्भाशय, यहाँ पर बेबी आके बनता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारी है ग्रीवा। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसे ग्रीवा कहते हैं। और ये वाला हिस्सा क्या हुआ, आप पढ़ सकते हैं। तो ये होता है मादा का जनन तंत्र। अब मैं इसको कैसे बनता है, बेबी कैसे बनता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, आप जानते हैं मैंने आपको भी क्या बताया कि जो अंडाशय होता है वो अंडे का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर अंडा उसने बनाया बनाया और ये जो अंडवाहिका होती है, ये अंडा यहाँ से जाकर यहाँ पर आके रुक जाएगा इधर। अगर इधर बन रहा है तो इधर नहीं बनेगा, इधर बन रहा है तो इधर नहीं बनेगा। प्रोसेस दोनों का सेम है। ठीक है, मैंने बोला हर एक महीने में 28 दिन में एक अंडा ज़रूर बनता है। ठीक है, मादा में। और वो अंडा उम्मीद करता है कि एक शुक्राणु उसके पास आएगा उससे मिलने। हर महीने ये उम्मीद करता है। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि जब नर और मादा मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या आया, शुक्राणु आया। शुक्राणु जो होता है, वीर्य जब बचाता है तो वीर्य में बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, बहुत सारे। लेकिन बहुत सिर्फ एक ही पाता है। ठीक है, बहुत सिर्फ एक ही पाता है। तो बाकी शुक्राणुओं को क्या होता है, जब वो जा रहे होते हैं टेम्परेचर की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और एट द एंड एक शुक्राणु जा पाता है यहाँ पर। अब सपोज करो ये जो है अंडाणु यहाँ पर बैठा हुआ है, इधर आ गया है इसके पास। ये शुक्राणु यहाँ से इधर जाएगा। ठीक है, इसके पास जाके इसके साथ मिलन करेगा, अंडाणु के साथ। मिलने के बाद क्या होगा, वो यहाँ से इस गर्भाशय में आ जाएगा और युग्मज बनाएगा। यहाँ से मिलने के बाद यहाँ आ जाएगा, युग्मज बनाएगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक बेबी गर्भाशय में, भ्रूण में धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। 9 महीने तक रहेगा और 9 महीने के बाद इस ग्रीवा से, इस द्वार से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि शुक्राणु गया, लेकिन शुक्राणु सारे यहाँ तक जाके मर गए, सारे मर गए। अब शुक्राणु जब मर गए तो शुक्राणु अंदर गया ही नहीं। तो अब ये क्या करेगा, अगर शुक्राणु अंदर नहीं गया, या सपोज करो शुक्राणु गया ही नहीं, मतलब वो चीज़ हो ही नहीं रही है, मतलब नर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सिंपल है। ये हर महीना उम्मीद करता है कि भाई शुक्राणु आएगा, मुझसे मिलेगा। अब शुक्राणु जब नहीं आ रहा है तो इसको लगता है बहुत बड़ा दुख। बोलता है यार ये थोड़ी ना फिर से यहाँ पे आएगा, ये फिर से दोबारा यहाँ नहीं आता। ये क्या करता है, ये खुद को ख़त्म कर लेता है। ये जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जाके खुद को तोड़ देता है एकदम, और खून के रूप में फिर बाहर आ जाता है। और ये जो बाहर आता है इसे हम कहते हैं रजोधर्म। इसे क्या कहते हैं, रजोधर्म। जो प्रक्रिया 2 दिन से लेकर 8 दिन तक के बीच में चलती है फीमेल्स में, मासिक धर्म कहते हैं, जैसे रजोधर्म कह सकते हैं। जैसे आई बात समझ में? तो ये प्रक्रिया हर महीने चलती है। और ये अंडा जब ये टूट जाएगा, अगले महीने फिर से एक अंडा बनेगा, फिर यहाँ पर आके बैठेगा, फिर इंतजार करेगा, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको? अब हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक, अंडाशय क्या होता है, यहाँ पर एक जोड़ा हमारे पास क्या होता है, अंडाशय होता है। यह मादा जनन तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, जो मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अंड कोशिका। मनुष्य में 2 अंडाशय उदर गुहा के पृष्ठभाग में वृक्कों के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय की अंडाकार संरचना होती है। मादा युग्मक के अतिरिक्त अंडाशय मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, जो बाकी अंडे होते हैं फीमेल्स में, वो किसका निर्माण करते हैं, किस हार्मोन का, एस्ट्रोजन। ठीक है,
एस्ट्रोजन का निर्माण करते हैं। जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन अधिक बन रहा होता है ना, तो उनके स्किन में ग्लो होता है, एक चमक होती है। ठीक है। एस्ट्रोजन बच्चियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। द्वितीय लैंगिक लक्षण समझ रहे हैं ना आप, जैसे स्तन की वृद्धि होना, ठीक है, बाकी जो भी द्वितीय लक्षण होते हैं जो एक पुरुष से उनको अलग बनाते हैं, उन चीज़ों का वो विकास कर रहे होते हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? उसके लिए जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। एक स्त्री में उसके जन्म के समय में से ही हजारों अपरिपक्व अंडे कोशिकाएं होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जब एक लड़की पैदा होती है ना, उसके जन्म से उसके पास हजारों अंडे अपरिपक्व रूप में होते हैं। लेकिन जब वो युवा यौनारंभ की स्थिति में रहती है, तब यही चीज उसके अंदर बन रही होती है। फिर हर महीने एक अंडा बनता है, शुक्राणु के वेट करता है, नहीं बनता है, टूट जाता है और खून के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। यौवनारंभ के प्रारंभ में होने पर पुटिकाओं से घिरी इन अंड कोशिकाओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। बाद में अंडाशय में प्रतिमाह एक अंड कोशिका परिपक्व होती है और यह अंड कोशिका अंडोत्सर्ग क्रिया में अंडाशय से मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो यह था अंडाशय के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नलिका तंत्र। ठीक है, नलिका तंत्र क्या होता है? स्त्रियों में नलिका तंत्र अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका, ठीक है, ये फैलोपियन नलिका है, गर्भाशय तथा योनि से मिलकर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। ये क्या होती है? ठीक, प्रत्येक अंडाशय के पास एक एक अंडवाहिनी पाई जाती है। ये अंडवाहिनी है, एक एक। ठीक है। अंडवाहिनी का मुख कापी के आकार का होता है तथा अंडाशय के निकट स्थित होता है। अंडाशय के निकट स्थित होता है। अंडवाहिनी का कार्य अंडोत्सर्ग में अंडाशय से मुक्त हुई अंड को, कोशिका को गर्भाशय तक ले जाना होता है। यहाँ से कहाँ तक ले जाना होता है? गर्भाशय तक ले जाना होता है, यहाँ पर। ठीक है। फैलोपियन नलिका की गुहा पक्षाभि उपकला से स्थित होती है, जो इसमें अंड कोशिका की गति में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। मानव में अंड का निषेचन भी फैलोपियन नलिका में ही होता है। जो अंड का निषेचन है वो किसमें होता है? फैलोपियन नलिका में ही होता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नली जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, फिर बेबी नहीं हो पाता है, तो फिर इसके लिए फिर सर्जरी वगैरह की व्यवस्था भी की जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है गर्भाशय। गर्भाशय, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। यूट्रस कहते हैं। दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं बीच में जुड़कर एक लचीली पेशीय थैलीनुमा नाशपति के आकार की संरचना गर्भाशय बनाती है। ये संरचना नाशपति के आकार की होती है, जो क्या बनाती है? गर्भाशय बनाती है। गर्भाशय के अंदर ही भ्रूण की स्थापना, इसका पूर्ण गर्भावधि तक विकास होता है। यहीं पर बेबी आता है, 9 महीने तक यहाँ पर इसका खाता पीता बढ़ता है और फिर 9 महीने बाद इसी द्वार से बाहर आ जाता है, ग्रीवा से। ठीक है। योनि, जो ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। गर्भाशय एक पेशीय नलिकाकार संरचना योनि द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। गर्भाशय का वह स्थान जहां से योनि प्रारंभ होती है, गर्भाशय ग्रीवा कहलाती है। ठीक है, जहां से ये योनि प्रारंभ होती है ना, इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। यह ग्रीवा अपेक्षाकृत संकरा भाग होता है, बहुत ही पतला। ठीक है, अर्थात गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। योनि को जन्म नाल, बर्थ कनाल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से बेबी फिर बाद में बाहर निकलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बर्थ कनाल भी कहते हैं। योनि की वह भाग जो पुरुष से शुक्राणु प्राप्त करता है। योनि का वह भाग जो पुरुष से क्या प्राप्त करता है? शुक्राणु प्राप्त करता है। योनि द्वार मूत्र मार्ग से अलग होता है। स्त्री में सहायक ग्रंथ योनि का स्नेहन, देखो जो योनि मार्ग होता है वो मूत्र मार्ग से अलग होता है। पुरुष में क्या होता है? जो मूत्र मार्ग होता है उसी मूत्र मार्ग से मूत्र और वीर्य दोनों निकलते हैं। लेकिन महिलाओं का जो योनि मार्ग है वो अलग है, मूत्र मार्ग अलग है। ठीक है, ये आपको पता होगा। स्त्री में सहायक ग्रंथ योनि का स्नेहन करती है, स्तन शिशु पोषण हेतु दुग्ध निर्माण करते हैं। ठीक है।
निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैथुन के समय शुक्राणु योनि में मुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, शुक्राणु कहाँ आते हैं, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है शुक्राणुओं को, ठीक है, योनि में, और फिर यहाँ से वो होता हुआ जाता है आगे। जो चल शुक्राणु है गति करके गर्भाशय मार्ग से, यहाँ से ये गति करते हैं गर्भाशय मार्ग से, वो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, फैलोपियन ट्यूब तक, फैलोपियन नलिका तक पहुँच जाते हैं। यदि अंड कोशिकाएं वहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पर अगर अंड कोशिका आ चुकी हैं तो यहाँ पे ये जो शुक्राणु गया है वो उससे मिलेगा, युग्मज बनाएगा, और फिर युग्मज वहाँ से आकर फिर यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर, गर्भाशय में। तब शुक्राणु अंड कोशिकाओं से संलयित होकर युग्मज बना देता है। यह संलयन प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, फिर भ्रूण का विकास यहाँ पे होता है, मैंने अभी आपको बोला था भ्रूण विकास। जाइगोट, फैलोपियन जाइगोट मतलब युग्मज, युग्मज फैलोपियन नलिका में ही विभाजित होना प्रारंभ कर देता है। यह अनेक विभाजनों से एक गेंद जैसी संरचना, एक गेंद जैसी संरचना बनाती है, यहाँ पर गेंद के आकार की, फिर यहाँ पर आएगी। ठीक है, जैसे रंग संरचना या भ्रूण बनाता है। ठीक है, जाइगोट में होने वाले ये सभी कोशिका विभाजन समसूत्री प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आ जाता है जाइगोट में किस प्रकार के विभाजन होता है, तो आप बोलेंगे समसूत्री विभाजन होता है। भ्रूण फैलोपियन नलिका से गर्भाशय की ओर गति करता रहता है और यह कोशिकाओं की ठोस गेंद समान संरचना से गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं। पहुंचते पहुंचते कोशिकाओं की खोखली गेंद जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, और फिर बाद में 9 महीने बाद एक बेबी वहां से निकलता है। ठीक है, फिर प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, जब बेबी बनता है, बेबी को जो फूड मिलता है, जो खाना मिलता है, जो भी पोषक तत्व मिलते हैं, वो मम्मी के उससे कनेक्टेड होता है, बेबी के वहाँ से बनता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके द्वारा खाना या बाकी पोषक तत्व उसको मिल रहे होते हैं। गर्भ में पतला भ्रूण पोषण तथा जीवन के रख रखाव से संबंधित जैव प्रक्रमों के लिए मां पर ही निर्भर करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गर्भाशय भित्ति में एक विशिष्ट संरचना प्लेसेंटा का विकास होता है। तस्तरी के आकार की ऐसी होती है, तस्तरी के आकार की महत्वपूर्ण संरचना का निर्माण गर्भाशय भित्ति तक तथा भ्रूण के कुछ भागों द्वारा संयुक्त रूप से होता है। ठीक है, प्लेसेंटा एकमात्र ऐसी संरचना है जिसका निर्माण 2 जीवों, मां तथा भ्रूण के ऊतकों द्वारा होता है। मां और भ्रूण से मिलकर बनता है क्या, प्लेसेंटा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये चीज भी हमारे लिए आराम से बन गई। अब हम आते हैं प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण वृद्धि, ऊर्जा प्राप्ति हेतु पोषक पदार्थ, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल प्राप्त करता है। प्लेसेंटा के माध्यम से बेबी का पूरा विकास होता है, बेबी को जो फूड चाहिए होता है, हर चीज उसको मिल पाती है। भ्रूण को नियमित रूप से ऑक्सीजन आपूर्ति, उसके मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन प्लेसेंटा द्वारा ही होता है। ऑक्सीजन भी वहीं से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी वहीं से होता है। भ्रूण के शरीर में निर्मित उत्सर्जी पदार्थ प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ के रक्त में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा से ही जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो माँ के खून में जाता है। इस प्रकार भ्रूण की सभी अनुरक्षण, जितने भी अनुरक्षण प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको कौन संपन्न करता है, प्लेसेंटा। ठीक है, करने का जो उत्तरदायित्व माँ पर ही होता है, जो वो प्लेसेंटा के माध्यम से पूरी करती है। ठीक है, प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण, ठीक है, भ्रूण फिट्स एंटीबॉडीज के रूप में प्रतिरक्षण का काम करती है। ठीक है, यह एंटीबॉडीज शिशु के जन्म के बाद भी शिशु को अनेक संक्रामक रोगों से भी बचाती है। ठीक है, तो इतना लाभदायी होता है हमारा ये प्लेसेंटा। मनुष्य में गर्भाशय अवधि 9 माह का होता है, अर्थात गर्भधारण अवधि प्रत्येक जंतु में अलग अलग होती है। गर्भाविधि पूर्ण होने पर स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के पूर्ण विकास में लगभग 9 महीने का समय लगता है। ठीक है, गर्भाशय भित्ति में होने वाले शक्तिशाली लयबद्ध संकुचनों से शिशु का क्या होता है, जन्म होता है।
ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं होगी ना यहाँ तक, आगे समझ में। अब हम बात करेंगे क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। जो अंडा बना है उसका निषेचन ही नहीं होगा, मतलब उसके पास शुक्राणु पहुंचेगा नहीं। तो जो अंडाणु होता है, ठीक है, वो वेट करता है हर महीने, ठीक है, अंडाणु से फेलोपियन ट्यूब से निकल के वहाँ जाता है और जाके वो वेट करता है कि मेरे पास शुक्राणु आएगा, मैं उससे मिलकर युग्मज बनाऊंगी और फिर मैं बेबी बनाऊंगी, ठीक है, हर महीने वेट करता है। जब वो शुक्राणु नहीं मिलता उसको तो वो नाराज हो जाती है, वो फिर भ्रूण में जाती है, टूट जाती है और खून के माध्यम से बाहर निकल जाती है। फिर वही चीज़ एक अंडाणु अगले महीने फिर बनता है, फिर वही फेलोपियन ट्यूब के वहाँ पर जाके बैठ जाती है, फिर सोचते हैं कि एक शुक्राणु आएगा, नहीं आता है, फिर वैसा चलता रहता है, ठीक है। जब जिस बार शुक्राणु आ जाता है 9 महीने तक फिर अंडाणु नहीं बनते हैं, क्योंकि बेबी आ चुका है, शुक्राणु मिल चुका है। जब बेबी बन के निकल जाता है फिर से वही चीज़, फिर जाके वो वेट करता है और ये चीज़ चलती रहती है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, ठीक है, 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाभि प्रति माह तैयारी करता है। जो हमारा उसका गर्भाशय होता है वो हर महीने तैयारी करता है कि आएगा आएगा। अतः इसकी अंत भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, उसकी मांस जो होती है वो स्पॉन्जी हो जाती है, तुलतुला। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होती है, परंतु निषेचन नहीं होने पर अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि निषेचन नहीं हुआ है तो अब इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से फिर वो परत ना धीरे धीरे टूट जाती है। रुधिर, खून एवं म्यूकस, मतलब समझ रहे हो म्यूकस क्या होता है, क्या बोलूं इसको हिंदी में, ठीक है, पस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिन की होती है, मैंने बोला था 2 से 8 दिन होती है, ठीक है। तो ये चीज भी आप समझ गए। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, देखो, लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है, यह शारीरिक वृद्धि के समय भी होती रहती है, किंतु लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया या गर्भधारण के योग्य हो गया है, ठीक है, उसके लिए भी एक समयावधि होती है, एक एज होती है, ठीक है। असमय एवं असुरक्षित यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जिसे एसटीडी कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम है गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, ये यौन संचारित रोग है। और वायरस वाले जो रोग होते हैं उसका नाम है HIV एड्स। ये कैसे फैलते हैं, ये वायरस संचारित रोग है, ये कभी ठीक ही नहीं होते हैं बहुत। लैंगिक क्रिया के दौरान कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जो मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है, और इसके प्रयोग से आप इसके संचरण को कुछ सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देखो, यौन क्रिया जब भी होगी, यौन क्रिया द्वारा स्त्री में गर्भधारण की संभावना सदैव बनी रहती है, ठीक है, सदैव बनी रहती है। यदि स्त्री इसके लिए तैयार नहीं है तो गर्भधारण का उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अगर स्त्री कमजोर है, अभी वो बीमार है और आपने शुक्राणु भेज दिया है, ठीक है, तो जो बेबी पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, जो बेबी आएगा, और मम्मी पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अतः समय एवं अनावश्यक गर्भधारण को रोकने हेतु अनेक तरीके खोजे गए हैं। देखो, आपको बेबी नहीं चाहिए, अनावश्यक बेबी आपको अभी नहीं चाहिए, तो उसको, उस तरीकों को हम क्या कहते हैं, गर्भरोधी तरीके कहते हैं। ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जो जिनमें भी मैंने बोला, ठीक है ना, निरोध। इसमें पहला तरीका है यांत्रिक अवरोध, दूसरा तरीका है हार्मोन संतुलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, यांत्रिक अवरोध में इसमें ऐसी युक्ति का उपयोग किया जाता है जो शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोक सके, जैसे कॉन्डोम हो गया, ठीक है, ये शुक्राणु को अंडाणु में तक जाने से रोक देता है, ठीक है, और सेफ है ये। उसके बाद हार्मोन, हार्मोन में क्या होता है, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो शरीर में हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करके अंड मोचन का रोधन करती है। जैसे आपने मार्केट में नाम सुना होगा, अनवांटेड आई पिल, ऐसे पिल देते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, उस चीज़ को वो रोक देता है। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में होती हैं,
और शरीर पर इसके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ये रेगुलर नहीं लेना चाहिए। अगर एक दो बार हो गया चल जाएगा, लेकिन अगर इसको आप बार बार ले रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ता है उस इंसान पर, ठीक है, फीमेल पर। तो ये अच्छा नहीं होता है। फिर अगला होता है IUD। इसे अंत गर्भाशय युक्ति कहते हैं। इसमें औषधि रहित युक्तियों जैसे लूप अथवा कॉपर को गर्भाशय में स्थित कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो उसको रोक देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में लगा देते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं आ पाती है, ठीक है। शल्य चिकित्सा किया जाता है। एंड में क्या होता है, जब आपको एक बेबी चाहिए, दो बेबी चाहिए, आपको मिल गया, उसके बाद फीमेल में एक ऑपरेशन होता है। मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। इसे बंध्याकरण की भी कहते हैं। पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है। इसे पुरुष नसबंदी या वैसोक्टॉमी भी कहते हैं। महिलाओं में अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे महिला नसबंदी या ट्यूबोवेक्टोमी भी कहते हैं। शल्य चिकित्सा द्वारा अनचाहे गर्भ को भी हम हटा सकते हैं, ठीक है, सर्जरी के द्वारा। तो इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको जीव जनन कैसे करते हैं कक्षा 10 की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 7 वन शॉट वीडियो में समझा दिया है। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला जो चैप्टर है वो मैंने वन शॉट में आपको समझा दिया नई NCERT बुक के आधार पर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने लिंक्स मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लेना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।